नमस्कार। सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी या सोक एवं जन विकास महासभा द्वारा आयोजित जूलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग सेल के चारों तरफ जो दीवार पाई जाती है, चार दीवारी पाई जाती है, उसी सेल मेम्ब्रेन के बारे में विस्तार से बातचीत करेंगे। इनफैक्ट जैसा कि आप पहले भी जानते हैं कि प्लांट सेल, एनिमल सेल दोनों में एक सेल मेम्ब्रेन तो होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं। और इसमें प्लांट सेल्स में इसके चारों तरफ एक सेलुलोज की सेल वॉल भी होती है, जो एनिमल सेल में नहीं होती है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि एनिमल सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर अतिरिक्त दीवार होती है। ऑफ कोर्स वो सेलुलोज की नहीं बनी होती है, कुछ अन्य पदार्थों की बनी होती है, तो उन्हें अलग अलग नाम दिया जाता है, जैसे पेलिकल या बेसमेंट मेम्ब्रेन या ग्लाइकोकैलिक्स इत्यादि। पिछले 150 सालों में बहुत से वैज्ञानिकों ने बहुत सारे रिसर्चेस किए और असल में सेल मेम्ब्रेन के बारे में रिसर्च करने के लिए सबसे बढ़िया मटेरियल होता है कि मैमेलियन आरबीसी, मनुष्य के खून में जो पाई जाने वाली लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। तो लाल रक्त कणिकाओं में सिर्फ दीवार होती है और अंदर कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ हीमोग्लोबिन भरा रहता है। तो इसे यदि हाइपोटोनिक साल्ट सॉल्यूशन में रखा जाए तो ये पहले तो गुब्बारे की तरफ फूल जाता है, और थोड़ा देर और रखा जाए तो उसके बाद वो फट जाता है। फसल्स पाई जाती हैं, उनके अंदर दीवार के अंदर सिर्फ हीमोग्लोबिन पाया जाता है और कुछ नहीं पाया जाता है। तो उसे यदि हम हाइपोटोनिक साल्ट सॉल्यूशन में रखें तो पहले तो वो फूल जाता है और फूलने के बाद फिर फट जाता है। तो उसमें से हीमोग्लोबिन बाहर निकल आता है, सिर्फ मेम्ब्रेन बच जाता है। तो अब उस मेम्ब्रेन को हम सेंट्रीफ्यूज करके उससे विस्तार से अध्ययन कर सकते हैं। या दूसरा मटेरियल ये है कि हमारे नर्वस सिस्टम में नर्व सेल्स के चारों तरफ इस तरीके की दीवार पाई जाती है, ऐसे पट्टी की तरीके से, जिसे माइलिन शीथ कहते हैं। तो अब इसमें क्या होता है कि सिर्फ दीवार का हिस्सा ज़्यादा रहता है, अंदर का और बाकी मटेरियल कम हो जाता है। तो उसे हटा करके सिर्फ मेम्ब्रेन का अध्ययन हम विस्तार से कर सकते हैं। तो पिछले 150 सालों में कई वैज्ञानिकों ने बहुत से अध्ययन किए और इन अध्ययनों के आधार पर बताया कि ये कोशिका कला या सेल मेम्ब्रेन कोशिका के सबसे बाहरी चार दीवारी बाउंड्री वॉल है। यह लगभग 70 से 100 एंगस्ट्रॉम थिक होता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप का रिजोल्यूशन लिमिट 2320 एंगस्ट्रॉम है, यानी कि इससे छोटी चीज़ ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप से नहीं दिखाई देती है। किंतु प्लांट सेल्स में तो सेलुलोज की सेल वॉल की ही भांति एनिमल सेल्स में भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर एक्स्ट्रा कवरिंग पाई जाती है, जो अलग अलग एनिमल सेल्स में अलग अलग केमिकल सब्सटेंस से मिलकर बनी होती है और उनके भिन्न भिन्न नाम दिए जाते हैं, जैसे पेलिकल, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ग्लाइकोकैलिक्स, एक्स्ट्रानियोस कोट्स एट्सेट्रा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में हम लोग आज जो कुछ भी जानते हैं वह लगभग 150 सालों के अनुसंधान के बाद पता चला है। तो 1951 में डैवसन और डेनियली नाम के वैज्ञानिकों ने बताया कि कोशिका मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर काफ़ी कुछ सैंडविच की भांति होता है। जैसे सैंडविच में डबल रोटी की 2 परत होती है और उसके बीच में मक्खन या जैम या टमाटर, एक खीरा लगा दिया जाता है। तो इससे सेल मेम्ब्रेन में भी आप देखें कि बीच में जो पैकिंग होती है मक्खन या जैम की तरीके से, तो फॉस्फोलिपिड की दोहरी परत होती है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, और इसके बाहर भी प्रोटीन की परत होती है और अंदर भी प्रोटीन की परत होती है। ये इसके बाहर का हिस्सा है और ये अंदर साइटोप्लाज्म का। इसकी टोटल थिकनेस 200 एंगस्ट्रॉम होती है। लेकिन बाद में पता ये चला कि डैवसन डेनियली मॉडल जो ओवर सिंप्लीफिकेशन है और सेल मेम्ब्रेन के सारे गुणों को व्यक्त नहीं करता, प्रदर्शित नहीं कर पाता, तो बाद में कुछ और मॉडल दिए गए। तो 3 बातें उसमें विशेष दी गई। पहली बात तो थी एसिमेट्री ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर। एसिमेट्री ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर का मतलब क्या है? चूंकि जरा सा आप देखें यहाँ पे कि सेल में एक तो अंदर का वातावरण है और सेल के बाहर का वातावरण है। मेम्ब्रेन को दोहरा काम करना है। यदि जो आवश्यक चीज़ें हैं
तो आवश्यक चीज़ों को तो बाहर से अंदर आने देना है, लेकिन जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसको नहीं आने देना है। और अंदर से बाहर जाने के लिए इसका उल्टा हो जाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि आवश्यक चीज़ों को ये बाहर नहीं जाने दे रही है, अपने अंदर रोके रख रही है, और जो अनावश्यक चीज़ें हैं उसे जाने दे रही है। इसलिए यहाँ पे ज़रूरत इस बात की है कि सेल मेम्ब्रेन में जो अंदर वाली लेयर है और बाहर वाली लेयर है, दोनों को अलग तरीके की जिम्मेवारी निभानी है, इसलिए इनका स्ट्रक्चर भी अलग होना चाहिए। तो बाद में ये पता चला कि सेल मेम्ब्रेन में जो फॉस्फोलिपिड के लेयर है, इसमें आप देख रहे हैं कि ये बाहर वाली लेयर है और ये अंदर वाली लेयर है, ये दोनों अलग अलग चीज़ों की। जैसे ये समझ लीजिए कि आपने सैंडविच में एक तो मक्खन की परत लगा दी और फिर उसके बाद एक जैम की परत लगा दी। ऐसे ही जो बाहर वाली दीवार है ये भी दूसरी तरह की चीज़ की बनी हुई है। जैसे आप ये समझ लें कि एक तो हमने जो नॉर्मल डबल रोटी की परत लगा दी और एक जो है वो ब्राउन ब्रेड की परत लगा दी, तो इसमें बाहर वाली परत भी अलग है, अंदर वाली परत भी अलग है, ये दोनों परत भी अलग हैं। तो ये एक नई बात पता चली कि सेल में जो लिपिड की लेयर है वो अलग अलग टाइप की है। इसके बाद 1968 के करीब में लेहनिंगर ने दो और नई बातें बताई, जिसे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में क्या होता है? एक बात तो उन्होंने ये बताया कि जो अंदर की परत है, आप जानते हैं कि दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो घी या मक्खन होता है, थोड़ा सा ठोस होता है, और एक बीच में जेली या तेल ये जैसा होता है, फ्लूइड नेचर का। तो लेहनिंगर ने ये बताया कि इसमें जो अंदर की पैकिंग है उसमें मक्खन या जैम की तरीके से भी थोड़ा सा पदार्थ है और कुछ जो है बिल्कुल तरल पदार्थ भी है, जिससे कि बाहर से अंदर चीज़ों का मूवमेंट आसानी से हो सके। दूसरी एक और बात, आपने देखा होगा कि कभी कभी गर्मी के दिनों में आप जो मक्खन इस्तेमाल करते हैं सुबह सुबह, वो थोड़ा लिजली जैसा हो जाता है, लिक्विफाई सा हो जाता है, तो आप क्या करते हैं उसे आप डीप फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए, और वो एकदम ठंडा होने पर ठोस बन जाता है। तो इसी तरीके से कोशिका के अंदर की संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए भी एक तरीका ये होता है कि उनको फ्रीज कर दिया जाए। तो सेल मेम्ब्रेन को जब फ्रीज कर दिया गया है डीप फ्रिज में, और उसके बाद जो अंदर की लेयर है उसको फाड़ दिया गया, काट दिया गया, तो क्या हुआ? देखिए यहाँ पे दो तरह की संरचनाएं दिखाई दी, दो तरीके के डॉट्स दिखाई दिए। आप देख रहे हैं जैसे मोज़ेक फर्श होता है ना ग्रेनाइट वाला, कि छोटे छोटे दो तरीके के दाने हैं, थोड़े से छोटे, थोड़े से बड़े, फिर थोड़े छोटे, फिर थोड़े बड़े, इस तरीके से। तो इसका मतलब क्या है? पहले ये माना जाता था कि इस लेयर में खाली घी या मक्खन लिपिड है, लेकिन इसमें यहाँ तो दो अलग अलग तरीके के दाने दिखाई दे रहे हैं, छोटे भी बड़े भी। तो इससे ये पता चला कि वास्तव में ये जो प्रोटीन की लेयर बाहर और अंदर होती है, उसके अलावा बीच बीच में ये भी पाई जाती है, जो कि ये रास्ता का काम करती है, उससे होकर के चीज़ों का आवागमन हो सकता है। तो इस चीज़ को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल कहते हैं, जो कि दो बातें बताता है। एक तो अंदर की जो ये लिपिड्स हैं, इनमें से कुछ जो है तेल की तरह से फ्लूइड भी टाइप की हैं, और इसके अलावा इसमें लिपिड और प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अल्टरनेटली अरेंज हैं ग्रेनाइट फ्लोर की तरह से। तो ये कोशिका मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बेसिक बातें हैं। अब इसका सवाल उठता है कि इसके फंक्शंस क्या क्या हैं, तो कैसे कैसे चीज़ों का आवागमन होता है। तो आवागमन चीज़ों का 6-7 तरीक़ों से होता है। पहली बात तो है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन या विसरण। जैसे आप अपने कमरे में एक तरफ कोने में अगरबत्ती जला देते हैं, तो उस समय तो अगरबत्ती के जो धुएं के मॉलिक्यूल्स हैं वो कोने में ही सीमित है, लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होता है कि वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं, क्योंकि बाकी कमरे के बाकी हिस्से में पहले उस परफ्यूम के मॉलिक्यूल्स नहीं थे। तो धीरे धीरे उस अगरबत्ती से निकल करके उसके सुगंध के जो अणु हैं वो पूरे कमरे में फैल जाते हैं। तो इस तरीके से चीज़ों का अपनी ज़्यादा मात्रा से कम मात्रा की तरफ जो मूवमेंट होता है, इसको डिफ्यूजन कहते हैं। इसी के साथ साथ एक और चीज़ होती है डिफ्यूजन के साथ, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस जो होती है एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से होकर के होती है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा होता है जैसे फिल्टर पेपर है या जैसे चाय छानने वाली छन्नी है, जो कुछ चीज़ों को तो जाने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देता है। जैसे कि अब इसमें एक बर्तन है जिसमें एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है,
जो कुछ चीज़ों को जाने देता है, कुछ चीज़ों को नहीं जाने देता है। तो उसमें क्या हुआ कि दो चीज़ें, जैसे चीनी का घोल या नमक का घोल हम लें, तो उसमें जो चीनी या नमक है उसको सॉल्यूट कहते हैं, और जो पानी है जो चीनी या नमक को अपने में घोल रहा है उसको सॉल्वेंट कहते हैं। तो ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन ऐसा होता है कि ये सॉल्वेंट को यानी कि पानी को तो अपने अंदर से जाने आने देता है, लेकिन जो चीनी या नमक के अणु है उसको इधर से इधर भी नहीं जाने देगा, इधर से इधर भी नहीं जाने देगा। तो होता यह है कि थोड़ी देर में जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इधर से इधर ज़्यादा आ गए और इसका लेवल थोड़ा सा ऊपर उठ जाता है। तो इसे कहते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस इज ए डिफ्यूजन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम इट्स ओन हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। अब तीसरी बात, अब जैसे ढलान पर कभी जैसे ओवरब्रिज पे चढ़ रहे हो तो साइकिल चला रहे हैं तो दो बातें होती। एक तो नीचे से ऊपर जब आप चल रहे हो तो पैडल मार रहे हो, तो उसमें आप पैडल मार करके अपनी ऊर्जा खर्च कर रहे हैं। दूसरा, ऊपर से जब नीचे आ रहे हैं तो दोनों बातें हो सकती हैं, या तो आप सीधे सीधे ढलान के कारण बिना पैडल मारे ही अपने आप नीचे चलते चले आ रहे हैं, और या तो धीरे धीरे आप थोड़ा बहुत पैडल भी मार रहे हैं। तो अब जब इस तरीके से पैडल मार रहे हैं, आप ऊर्जा खर्च कर रहे हैं, तो इस तरीके से कहीं यदि कुछ मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है तो उसे जो ऊपर से नीचे आ रहा हो तो उसे क्या कहेंगे, फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट। फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट में जो कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ हो रहा है, हालांकि ये भी जो है एनर्जी लिंक्ड है, ऊर्जा इसमें इस्तेमाल हो रही है। और चौथा ये है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है कि ऊर्जा खर्च करके जैसे ढलान पे आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं, एटीपी की एनर्जी लेकर के आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं। इसी तरह से एक चीज़ होती है फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस या सेल ईटिंग। तो सेल ईटिंग जैसे कि जो स्मॉल प्रोटोजुअन सेल्स हैं उनमें क्या होता है कि सीधे सीधे, अब हालांकि हम ये तो संभव नहीं है कि हमें भोजन करना है तो हम बाथ टब में लेट जाएं और चारों तरफ के पानी में जो है दाल चावल सब्जी भिगो दें और वो हमारे शरीर के अंदर चला जाए। लेकिन हाँ, छोटे प्राणियों में ऐसा संभव है। जैसे अमीबा वगैरह में क्या होता है कि जैसे वो कोशिका है और इसके पास में कोई भोजन का कण आ गया, तो क्या होता है कि ये जो दीवार है, ये दीवार अब थोड़ा अंदर की तरफ झुक गई, ये अंदर आ गया। फिर थोड़ी देर के बाद क्या हुआ कि ये ऐसे बाहर से इसने दोनों तरफ से मिल गया और ये अंदर आ गया, फूड वैक्यूल बना लिया। इससे फिर लाइसोसोमल एंजाइम्स मिल गए और उसी के अंदर फूड का पाचन हो गया। तो ये फैगोसाइटोसिस होती है। तो कभी कभी कोशिका में कुछ चीज़ों का आवागमन जो है फैगोसाइटोसिस से भी होता है। इसी तरह से कभी कभी जो है एक चीज़ होती है पाइनोसाइटोसिस। पाइनोसाइटोसिस में बिल्कुल यही चीज़ है, बस ये खाने के चीज़ की जगह पीने के पानी के लिए, पीने के जो तरल है, जैसे कोशिका के पास में मान लीजिए कोई तरल द्रव आ गया और वो अपने अंदर उसे लेना चाह रहा है, तो क्या हुआ कि ये तुरंत जो है यहाँ पर एक इस तरीके से सुरंग जैसा बन गया और ये इसके अंदर आ गया। फिर क्या हुआ कि यहाँ पर ये पूरी दीवार बन गई, ये अंदर का हिस्सा बन गया। इसे पाइनोसाइटोसिस कहते हैं। इसी तरीके से कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिनमें एक और चीज लागू होती है, जिसे गिब्स डनन इक्विलिब्रियम कहते हैं। गिब्स डनन इक्विलिब्रियम में ऐसा होता है कि जैसे दो कंपार्टमेंट हैं, बीच में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है और एक तरफ जो है एक कोई मान लीजिए जैसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड साल्ट। तो इसमें Na और Cl दोनों इधर से इधर जा सकते हैं, इधर से इधर आ सकते हैं। दूसरे में हमने एक ऐसा चीज डाल दिया NaR। इसमें R जो है नॉन डिफ्यूजिबल है, तो नॉन डिफ्यूजिबल है तो R इधर से इधर नहीं आ सकता, सोडियम तो आ सकता है। तो इसके कारण क्या होगा कि सोडियम क्लोराइड दोनों का कंसंट्रेशन दोनों कंपार्टमेंट में अलग अलग हो जाता है।
तो हमारे शरीर में कुछ कोशिकाओं में जैसे नर्वस फाइबर्स में एक्शन पोटेंशियल डेवलप करने के लिए या कुछ और परिस्थितियों में गिब्स डनन इक्विलिब्रियम का भी इस्तेमाल होता है। तो ये एक संक्षिप्त परिचय था सेल मेम्ब्रेन का। बाकी बातें कल। और आपको कोई यदि जिज्ञासा है, कोई क्वेरी है, आप निसंकोच हमसे पूछ सकते हैं। जन विकास महासभा और सोसाइटी ऑफ कैरियर टेक्नोलॉजी आपकी शिक्षा के लिए प्रतिबद्ध और कटिबद्ध है। उसे आपके समस्या का समाधान करने में प्रसन्नता होगी। धन्यवाद। नमस्ते।